हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक के मोस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स कवर कर दिए थे। ओनली एग्जाम्पल और उसके कुछ इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आज वो डिस्कस करेंगे। उसके डिपेंडेंट एग्जाम्पल, कई डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क हमें फाइंड करना है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, हीट, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वो सब मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवा चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, कई सारे इक्विलिब्रियम हमने किए हैं। लास्ट में हमने सारी थियरीज विद द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कई चैनल पे ये सब भी है, बट आप सिलेबस देखोगे तो अकॉर्डिंग में सिलेबस से चल रहा हूँ और यहाँ तक आपके डिप्लोमा हो या डिग्री हो, फर्स्ट चैप्टर में इतना है, सेकंड चैप्टर पूरा फर्स्ट लॉ पे है। तो अभी फर्स्ट लॉ डिस्कस करने से उसका कुछ रीज़न नहीं है। ठीक है, जब वो आएगा तब डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो जीरोथ लॉ तक ही है और उसके एग्जाम्पल आज हम और उसके बेसिक डिस्कस आज हम करेंगे। तो लास्ट में हमने जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक किया था कि जब आपके तीन सिस्टम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तब इक्विलिब्रियम में होंगे, तब आफ्टर द फ्यू टाइम्स, यानी उसको हम थोड़ी देर रहने के बाद तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा पार्ट उसका आगे 6 पार्ट पे। ठीक है, चलो टुडे जो डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई थर्मोडायनेमिक पे। जो लास्ट आई थिंक लास्ट ही लेक्चर होगा इसका, शायद कुछ इंफॉर्मेशन देने में देरी लग जाए समझाने में, तो इसके अब नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। बाकी मैं पूरी ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल शुरू करने से पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस। व्हाट इज क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस? क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब यहां देखो दोस्तों, प्रोसेस, साइकिल, ये आपका पार्ट 5। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस क्या है वो एक समझ लो कि आपने कई प्रोसेस सुनी है रिवर्स, जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ने सारे डिप्लोमा वाले ने स्टैंडर्ड 10 किया है, उसमें रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आ जाती है। तो इन प्रोसेस में हमें किसकी स्टडी करनी है? स्टडी ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्टडी ऑफ द ऐसी प्रोसेस की हमें स्टडी करनी है, वो कैसी है? इरिवर्सिबल है। कैसी है भाई? इरिवर्सिबल। स्टडी ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, उसको हमें धीरे धीरे उसकी स्टडी करना है एंड इग्नोर द एरर। जो भी एरर होती है, क्यों वो रिवर्सिबल होने के पीछे रीजन है वो हमें निकालना है। इग्नोर द एरर। ठीक है, मतलब कई सारे प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट में हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, कई इरिवर्सिबल है, बट हम उसको जैसे प्लास्टिक को रीयूज, रिसाइकल कर सकते हैं, वैसे कई सारी प्रोसेस को इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल भी बना सकते हैं। समझ में आया व्हाट इज द क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस? उसके आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा कि क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है। तो लिखो, क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस मीन्स, क्वासी-स्टेटिक प्रोसेस मीन्स, अब ये चीज आपकी थर्मोडायनेमिक के चीज में आती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक चीज में आती है, तो आपको एक ऐसी प्रोसेस है भाई, वेरी स्लोली प्रोसेस है। और quasi-static process means it is the very slow process, very slow in thermodynamic। अब थर्मोडायनेमिक क्या है ऑलरेडी हमने चला चुका हूँ,
तो दिस इज अबाउट द क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। उसमें कंप्रेशन, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कई सारे प्रोसेस आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये लिख लो पहले अच्छे से। और यहाँ एवरी प्रोसेस कैसी होती है, स्लो मोशन में होती है। सो लिख सकते हैं सो चेंजेस, जो सो चेंजेस बिकम इन ऑल पार्ट। चेंजेस कैसा आता है, ऑल पार्ट में आता है, धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा चेंजेस हर पार्ट में आता है। तो ये समझाना बाकी था क्वासिस्टेटिक प्रोसेस के बारे में कि ऐसी प्रोसेस है मोस्ट ऑफ कैसी होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और दूसरा स्लो में चलती है। सो एवरी प्रोसेस एवरी पार्ट में उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं, कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन आपको पता ही होगा कि कॉम्प्रेशन में, हाँ अब जैसे कि मुझे वर्क फाइंड करना है तो कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कैसी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। चलो तो यहाँ हम मान लेते हैं कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन प्रोसेस। देखना अब यहाँ थोड़ी चीज जो एग्जाम्पल के लिए काम लगेगी। सपोज कि आपने एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है सब्जेक्ट फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में, ठीक है। यहाँ आपको 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, उसमें पिस्टन नाम की चीज तो सुनी होगी। सपोज कि एक आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मैं वर्क लगा रहा हूँ, ठीक है, एक केस। दूसरा केस, जो यहाँ जो आपका पिस्टन अंदर घुस चुका है, ठीक है, पिस्टन अंदर है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं वर्क लगा रहा हूँ, मतलब एक कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है, मतलब ये क्या, मैं अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या है आपका कॉम्प्रेशन होगा। और ये दूसरे केस में क्या हो रहा है भाई, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी दिस इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। अब ये दोनों केस में आपको वर्क कैसा लेना है, क्या करना है, देखो भाई कॉम्प्रेशन प्रोसेस में वर्क ऑन द सिस्टम, क्या कर रहे हैं हम, वर्क ऑन सिस्टम, इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्क ऑन सिस्टम। और ये क्या है, वर्क बाय सिस्टम। समझ में आया है क्या कर रहा है, क्योंकि इसी टेक्निक से आपको माइनस एल प्लस आपको पुट करना है। समझ में आया मैंने क्या समझा है, यहाँ हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं और यहाँ सिस्टम थ्रू वर्क ऑटोमेटिक जा रहा है। जैसे कि एक बलून है, इसको मैं कॉम्प्रेस करूँ, तो कॉम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर वर्क लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं फोर्स अपना रिलीव कर दूं तो बलून है ना, वो अपने आप जो ओरिजिनल पोजीशन अपने आप आ जाएगा। समझ, यानी वो क्या हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो कौन सी प्रोसेस में वर्क डन ऑन होगा और कौन सी प्रोसेस में वर्क डन बाय होगा, यहाँ मैंने समझाने का ट्राई किया है। समझ में आया कि इसमें क्या लेना है आपको, किस मतलब कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन में। अब जब आप वर्क ऑन कर रहे हो तब यहाँ नेगेटिव लेंगे, और वर्क डन बाय है तब क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एग्जांपल IMP फॉर सम्स, कि कब आपको माइनस लेना है कब आपको प्लस लेना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। लिख लो अच्छे से कि कॉम्प्रेशन में क्या लिया जाता है, एक्सपेंशन में कब लिया जाता है, ठीक है, लिख लो। फिर हम आगे जाते हैं, कुछ डिफरेंस है जैसे प्रोसेस और साइकिल के बीच में डिफरेंस, उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पहले लिख लो अच्छे से ताकि हम अच्छे से आगे जाए। अब चलो दूसरी चीज, यहाँ कॉम्प्रेशन चालू हुआ, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 ज्यादा होगा V2 से। V1 पहले V1 कितना था, बड़ा था, अब आपने उसको कॉम्प्रेशन दिया तो V2 क्या होगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर एंड वॉल्यूम, अब कोई पूछे वाइवा में कि मैं जब वॉल्यूम उसका बड़ा हो, सॉरी वॉल्यूम उसका डिक्रीज करूँ तो व्हाट अबाउट द प्रेशर, तो प्रेशर उसका उल्टा हो जाएगा, तो P1 यहाँ P2 होगा। समझ में आया भाई, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम एंड व्हाट अबाउट द प्रेशर। कॉम्प्रेशन की प्रोसेस में V1 पहले ज्यादा होगा, उसके बाद आफ्टर द अप्लाइड प्रेशर और फोर्स उसका V2 कम हो जाएगा और प्रेशर उल्टी दिशा में। वैसे यहाँ
तो यहाँ V1 कैसा था पहले, कम था, तो V2 क्या हो जाएगा, ज्यादा, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और यहाँ P1 और P2, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख लो, आगे हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। चलो ओके, चलो एक डिफरेंस जीटीयू में पूछा गया था प्रोसेस एंड साइकिल के बारे में, वो भी आप डिस्कस कर लेता हूँ। अब प्रोसेस एंड साइकिल के बीच में क्या डिफरेंस है भाई, देख लो। प्रोसेस केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 10 में, प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, प्रोसेस एंड साइकिल। अब देखो, अब आप साइकिल के बारे में जानते हो, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो छोटे स्टैंडर्ड में 7, 8, 9 में, ठीक है। मतलब साइकिल किसे कहते हैं, जो जहां से शुरू होता है, आफ्टर द प्रोसेस खत्म करके वहां आता है। यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, जो भी रिएक्टेंट्स आपने लिए थे, वो प्रोसेस के पहले जैसे थे वो प्रोसेस के बाद भी वैसा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, साइकिल। प्रोसेस में क्या होगा, आपकी जो प्रोसेस कर रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस आर कंटिन्यू, चेंजेस का क्या हो रहा है, कंटिन्यू, चेंजेस आर कंटिन्यू होते रहते हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रोसेस कंटिन्यू, वो रुकेंगे नहीं। जैसे अभी आप पॉपुलेशन की बात करो इंडिया में, तो वो बढ़ता ही जाएगा, मतलब प्रोसेस में है। जैसे फिर दूसरा भी ले लो, डेवलपमेंट, तो इंडिया में डेवलपमेंट क्या होता है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ब्रिज हो गए, मेट्रो रेलवे होगी, बट एक डिसएडवांटेजेस भी सब जानते हैं, जैसे पॉल्यूशन, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, एक दूसरा भी डिसएडवांटेजेस है। अब वो अभी हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो डिस्कस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यहाँ समझने के लिए जो भी चेंजेस आप कर रहे हो वो कंटिन्यू। बट साइकिल में क्या होगा, जो भी आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लिए हैं, रिएक्टेंट्स आर बिकम इट्स और देयर become their original condition after the process, original condition after process, आफ्टर प्रोसेस, यानी प्रोसेस के बाद वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया ये, व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द साइकिल। अब कोई पार्ट पूछे, देखो भाई, यहाँ आपका प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, तो प्रेशर, वॉल्यूम, बट यहाँ आपका जो भी ग्राफ होगा ना, वो फिर से ऐसे क्लोज ही होगा, याद रखना। साइकिल में क्या होगा, सपोज कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपका ग्राफ ऐसा क्लोज होगा, क्लोज्ड ग्राफ, यहाँ क्लोज्ड नहीं होगा, यहाँ क्लोज्ड नहीं होगा, किस में, नॉट क्लोज्ड, ये याद रखना। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। लिख लो एक डिफरेंस प्रोसेस एंड साइकिल के बीच में, ठीक है, फटाफट। चलो ठीक है, अब वो भी पूछा जाता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आप वो नहीं लिखवा रहा हूँ, वो आपको पता है। रिवर्सिबल यानी जो आपका वही, रिवर्सिबल यानी साइकिल के आपका जो रिएक्टेंस था वो वापस आएगा, और इरिवर्सिबल यानी वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है। एक इम्पोर्टेंट दूसरा जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, फ्लो वर्क एंड शाफ्ट वर्क, दोनों वर्क ही है, और वर्क के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, अभी भी डिस्कस किया कि वर्क कब नेगेटिव लेना है और वर्क कब पॉजिटिव लेना है, अभी मैंने सिखाया। और वर्क कैसे फाइंड करते हैं वो भी सिखाया। वर्क का दूसरे फॉर्मूला भी है जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल उसके लिए। अब यहाँ पूछा जाता है आपको सॉफ्ट वर्क, दोनों वर्क ही है बट उसके टाइप मतलब मशीन में यूज किए जाते हैं, सॉफ्ट वर्क और दूसरा फ्लो वर्क, ठीक है। अब ये क्या है भाई, दोनों में क्या ट्रांसफर करना है भाई, दोनों वर्क में हीट ट्रांसफर करना है। हीट क्या है वो भी मैंने समझा दिया है। हीट ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर बाय शाफ्ट, शाफ्ट चल रहा होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक दूं तो आपने ट्रक, टेम्पो, बस देखा है, ठीक है।
बस, टेम्पो, ट्रक देखा है। आपका ट्रक है ना, मतलब नीचे एक शाफ्ट गोल 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 घूमता रहता है, यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं इसको, यूनिवर्सल शाफ्ट। तो वो क्या कर रहा है, जो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो थ्रू द शाफ्ट पीछे की एक्सिल पर वो ट्रांसफर कर रहा है, बस वही है शाफ्ट वर्क। अगर वो शाफ्ट सही से नहीं चले, कुछ लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आपका पावर बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर बाय द शाफ्ट सर्कुलर मोशन, शाफ्ट सर्कुलर मोशन, शाफ्ट सर्कुलर मोशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, शाफ्ट वर्क। और फ्लो वर्क यानी हमें उसको फ्लो होने के लिए किसी भी एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने चाय रखी है गरम, ठीक है, उसको वो सिस्टम एंड सराउंडिंग ओपन सिस्टम हुई तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रही है, कहाँ से, सिस्टम टू सराउंडिंग, तो इसको मैं बोलूंगा फ्लो वर्क, ऑटोमेटिक फ्लो यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, याद रखना है, स्पॉन्टेनियस वर्क, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं उसको, जो अपने आप होती है, सिस्टम टू सराउंडिंग। इसमें भी ट्रांसफर तो एनर्जी हीट ही हो रही है, बट यहां कैसे हो रही है, ऑटोमेटिक, सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द शाफ्ट वर्क, फ्लो वर्क, इसको समझने के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, शाफ्ट वर्क में कैलकुलेशन में याद रखना फॉर्मूला W इज इक्वल टू 2 पाई NT, T यानी टॉर्क, और यहाँ W इज इक्वल टू, हाँ एक फॉर्मूला बहुत हमें अभी काम आएगा, P इंटू डेल्टा V, आप ऐसा भी लिख सकते हो V2 माइनस V1। चलो लिख लो फटाफट, शाफ्ट वर्क एंड द फ्लो वर्क। चलो आगे जाके हम लोग एक सिंपल सा पार्ट फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, वो भी एक सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल के लिए, किसके लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलो पार्ट फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, पार्ट और दूसरा है पॉइंट। अब एक चीज आपने सुनी होगी कि पार्ट पॉइंट क्या है। देखो भाई, जो प्रॉपर्टी पार्ट पे डिपेंडेंट करते हैं, जैसे कि वर्क, सपोज कि ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, मुझे 1 to 2 पोजीशन पे जाना है, कोई बंदा इधर से जाता है, कोई बंदा इधर से जाता है, कोई बंदा इधर से, कोई बंदा इधर से, और पॉइंट तो वही है हमें, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, ये पॉइंट है। अब पार्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज द पॉइंट फंक्शन और दिस इज द पार्ट फंक्शन, भाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो भाई जो चीज पार्ट बदलने से चेंज होती है ना, जैसे कि वर्क में एक पार्ट फंक्शन बोलूंगा, क्यों भाई वर्क एक पार्ट फंक्शन है, क्योंकि वो पार्ट पे डिपेंडेंट करती है। कैसे पार्ट पे डिपेंडेंट करती है भाई, क्योंकि पार्ट बदलने से मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। हो सकता है ना कि यहाँ से मैं रास्ता बदलूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी, और एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्क, यानी पार्ट बदलने से जो प्रॉपर्टी चेंज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, पार्ट फंक्शन। पॉइंट जैसे टेम्परेचर, यहाँ और यहाँ फाइनल, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से मैं रास्ता बदल के जाऊंगा तो मुझे कोई और टेम्परेचर मिलेगा, नहीं। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो वो सब आपके पॉइंट फंक्शन है। और वर्क है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वो सब आपके कैसे है, मतलब पार्ट पे डिपेंडेंट है। पार्ट बदलेंगे तो उसकी वैल्यू बदलेगी, ठीक है। तो ये छोटी चीजें आपको समझाना बाकी था एग्जाम्पल के लिए। अब हम सीधा एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं पहला, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और कैसे पूछा जाता है वो भी क्लियर हो सके। तो मैं नोट करूँ, इस समय आप थोड़ा रिवाइज कर लो अपनी नोटबुक में, कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से एग्जाम्पल गिन सको। उसके लिए सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, जो भी अभी तक आपको करवाए वो। चलो तो पहला एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज द वन हीट इंजन, देखो मेरे साथ, बाकी छूट जाएगा। देखो पहला एग्जाम्पल कि पहला क्या है, आपका हीट इंजन है। क्या है, एक हीट इंजन आपको दिया गया है। हाँ, इंजन क्या है भाई, कोई बोलेगा, वो भी आएगा आपका अप्लाइड मैकेनिक्स में, बट अभी आया है तो मैं थोड़ा
इंजन, इंजन यानी जो एनर्जी है ना उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करे, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलूंगा मैं इंजन। वो आएगा तब लिखाऊंगा। हीट इंजन वो क्या कर रहा है भाई, 1500 किलो जूल एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, यानी बाहर से उसको दिया जा रहा है। और वो कितना वर्क कर रहा है, 810 किलो जूल वर्क इज डन। 810 वर्क इज डन बाय हीट इंजन। ठीक है, चलो फाइंड क्या करना है, एफिशिएंसी। हमें फाइंड करना है एफिशिएंसी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि कैसे फाइंड करना है भाई। देखो पहला तो ये सिंबल किसका है, एफिशिएंसी है। अगर समझ में नहीं आए तो एफिशिएंसी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है भाई, तो पहले सीधा फॉर्मूला पे जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज ढूंढने से पहले उसके फॉर्मूले पे जाओ। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, आपके जो एग्जाम्पल है वो आपके जो एग्जाम्पल है, ठीक है, आप कैसे गिनते हो, मतलब जो परसेंटेज, ओके, आपके परसेंटेज कैसे आप गिनते हो। आपने जो मार्क्स गेन किया अपॉन टोटल वही करते हो ना। तो बस यहाँ आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, सिंपल से ऐसा ही करते हो। आउटपुट कितना है, देखो भाई वर्क, मैंने बोला था वर्क यहाँ लिख लेना साइड पे, वर्क जूल में, किलो जूल में होता है। ठीक है, अगर कोई दूसरा यूनिट है, सॉरी कोई दूसरा यूनिट है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। हीट इंजन ये भी एनर्जी भी क्या होता है जूल में, तो दोनों देखो यूनिट आपका सेम है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान अगर नहीं है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आउटपुट यानी क्या है, आपको कितना वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना वर्क, आउटपुट यानी कितना वर्क देगा, कितना देगा ये देखो, वर्क इज डन यानी 810 आपका ऊपर आएगा। इनपुट कितना दे रहे हो, 1500। सिंपल, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको आंसर आपको मिल जाएगा। एफिस, अब यहाँ देखो यूनिट का भी देख लो, किलो जूल अपन किलो जूल कट हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। अच्छे से समझ लो, एक छोटा सा सिंपल सा मैंने एग्जांपल ही करवाया। ठीक है, छोटा सा मैंने एग्जांपल करवाया, देख लो, आउटपुट बाय इनपुट है आपका। ठीक है, लिख लो एक दूसरा एग्जांपल इसी तरह, बट अब थोड़ा एडवांस तो जाना पड़ेगा, तो लिख लो पहले। ठीक है, चलो यहाँ आंसर आपका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा आपका 0.54 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 54% आपका आंसर आएगा। ठीक है, कर लेना कैल्शियम में। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं सीधा हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आता है भाई, देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको हीट इंजन दिया गया है। अब यहाँ हीट इंजन 100 किलोवाट में दिया गया है। देखो भाई, जो आपका हीट इंजन है ना वो किस में दिया गया है, 100 किलोवाट में दिया गया है। चलो, और दूसरा एनर्जी गेन, अब यहाँ देखो 100 किलोवाट दिया गया है और एनर्जी गेन दिया गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि हीट इंजन एनर्जी गेन कर रहा है, ओनली ऐसा दिया गया है हीट इंजन का पावर 100 किलोवाट और एनर्जी गेन है 10,000। हाँ, एनर्जी गेन दिया गया है हमें किलोवाट और एनर्जी गेन दिया गया है। देखो भाई कैसा ट्विस्टेड है, एनर्जी गेन दिया गया है। यहाँ कितना एनर्जी गेन दिया गया है, एनर्जी गेन है आपका 10,000 किलो जूल पर मिनट। देखो यूनिट, देखो मैंने बोला ना किस में होना चाहिए, किलो जूल में होना चाहिए। अब यहाँ आपका जीके में पूछा गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 100 किलोवाट और एनर्जी गेन है 10,000 किलो जूल पर मिनट। आपको फाइंड करना है, आपको कितना फाइंड करना है, आपको एफिशिएंसी, ओके, एफिशिएंसी ही फाइंड करना है। चलो पहले क्वेश्चन को समझ लो और अच्छे से पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आपको क्या दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हाँ, फाइंड करना है हमें एफिशिएंसी, बट यहाँ जो पावर है, पावर का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू क्या है भाई, पावर इज इक्वल टू क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क पर टाइम, यानी जूल पर सेकंड लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली ये क्या दिया गया है, आपको
100 किलोवाट यानी आपको दिया गया है 100 किलोजूल, 100 किलोजूल पर सेकंड। क्या दिया गया है? 100 किलोवाट इज इक्वल टू 100 किलोजूल पर सेकंड, ये आपको दिया गया है। बट हमें एक दूसरा दिया गया है किलोजूल पर मिनट, यानी मैं इनको किस में कन्वर्ट करूं? मैं इसको किसको कन्वर्ट करूं? मिनट में कन्वर्ट करूं या इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं? आप कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, 100 किलोवाट, यानी ये समझ में आया ये कैसे मैंने किया? क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है? वर्क पर टाइम, वर्क पर टाइम यानी वर्क जूल पर सेकंड, ठीक है। और ये आपका दिया है किलो जूल पर मिनट। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट करो या इसको सेकंड में कन्वर्ट, दोनों में से एक करो। क्यों ऐसा करो? क्योंकि यहाँ दोनों यूनिट सेम होंगे ना, तो वो आपका वो कट हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया? तो आपका ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ आप उन लोगों ने थोड़ा ट्विस्टेड किया था, ठीक है। चलो, तो मैं इसको देखो 100 किलो, इसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूं तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 60, मल्टीप्लाई बाय 60 करो तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ 6000, हाँ, सेकंड को मिनट में या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो आपको पता होगा कि 1 मिनट यानी कितना होगा आपका? 60 सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ कितना दिया गया है देखो, ध्यान से देखो, यहाँ हमें सेकंड को मिनट या मिनट को सेकंड में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे भाई? देखो यहाँ, तो यहाँ मैं सीधा सीधा कर दूंगा 6000 किलो जूल पर मिनट, 6000 किलो जूल पर मिनट। और यहाँ ऑलरेडी आपको 10,000 दिया गया है, एनर्जी गेन करना है। मैंने क्या किया? दोनों यूनिट आपका सेम कर लिया है, दोनों यूनिट आपका सेम कर लिया है। तो देखो भाई, यहाँ क्या आएगा आपका? आउटपुट देखो, ये आपका क्या हो गया? ये आपका आउटपुट हो गया। इनपुट कितना दिया देते हो? 10,000। हमेशा आपका आउटपुट क्या होगा? कम ही होगा। आप जो परसेंटेज लाते हो वो इनपुट आपका इनपुट तो 100% ही होगा, आउटपुट आप जो लाते हो वो, तो आउटपुट यहाँ है 6000, ठीक है। मैंने क्या किया? ओनली मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। मैंने यही किया भाई, देखो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6000 डिवाइड बाय 10,000, बस ये आपका आंसर, ये आपका एनर्जी जो है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऐसे ट्विस्टेड आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, कुछ दिक्कत नहीं होगी उसमें, कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है। चलो, कई बार आपको टेम्परेचर दिए जाते हैं, वर्क हीट ऐसा नहीं दिया जाता, टेम्परेचर दिया जाता है कि हीट इंजन का पहले का टेम्परेचर इतना है, पहले बाद में इतना टेम्परेचर है, तो उसका एफिशिएंसी कितना है। तो देखो भाई यहाँ तो मैं रफ कर लेता हूँ। तीसरा एग्जांपल हमारे इस टॉपिक का, देखो क्या है भाई, एक इंजन का टेम्परेचर क्या क्वेश्चन में दिया गया है भाई, देख लेता हूँ थोड़ा। 27 एंड 727, देखो भाई, पहले का T1 दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया गया है 727 डिग्री सेल्सियस। कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो आपका क्या फाइंड करना है? एफिशिएंसी। क्या फाइंड करना है? एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो, एफिशिएंसी का ओनली एक फॉर्मूला नहीं है, कई सारे फॉर्मूला है। पहले ही देखा अपने, इनपुट आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो यहाँ आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक दूसरा है 1 माइनस T2 बाई T1। याद रखना, भूल से भी T1 बाई T2 मत ले लेना, क्योंकि वो गलती हो जाएगी। अदरवाइज आप समझ सकते हो, पहले इंजन कैसा है आपका, मतलब अभी चालू कर रहे हैं, यानी वो टेम्परेचर ऑब्वियसली स्लो होगा। आफ्टर द प्रोसेस कोई भी हीट इंजन गर्म ही होगा, चाहे वो आपका गाड़ी का इंजन हो, चाहे आपका गैस हो। प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? प्रोसेस होने के बाद उसकी गर्मी बढ़ेगी, यानी T2 ऑलवेज बड़ा ही होगा। तो आपको ऐसा करना है 1 माइनस 727 अपॉन 27, ठीक है, 727 अपॉन 27। आप क्या करोगे? सीधा एलसीएम लोगे, तो 27 माइनस 727 डिवाइड बाई 27। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन
आपको क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी। अदरवाइज आप केल्विन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप केल्विन में भी कर सकते हो। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, देखो भाई कैसे मुझे पता चला कि यहाँ मिस्टेक हुई है, क्योंकि आप अभी आगे जाओगे ना तो माइनस में आंसर आएगा और एफिशिएंसी माइनस में कभी नहीं आएगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे जल्दबाजी भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि चलो यहाँ माइनस आ जाए, बट यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कैसे पता चला कि यहाँ कुछ गलती है, क्योंकि एफिशिएंसी माइनस में नहीं आती। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस TL/TH। TH आपका और नीचे आएगा, तो यहाँ आपका T1 और यहाँ आपका क्या आएगा T2, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 27 और यहाँ आपका 27, यहाँ 727, यहाँ ओके, ऐसा सिंपल समझ में आया। अब 727 माइनस 27 यानी 700 हुआ और 727 हुआ, इतना आपका आएगा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आप कैसे में करोगे तो आपको एफिशिएंसी डायरेक्टली मिल जाएगा, परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसी आपसे छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, हमेशा हीट इंजन में आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा हीट इंजन में आपको जो हायर टेम्परेचर है वो नीचे लेना है, ताकि आफ्टर द टेकिंग एलसीएम आपका आंसर माइनस में आए, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा मल्टीप्लाई या सिंप्लीफिकेशन करके ला सकते हैं। तो टेम्परेचर वाला हमने किया, एफिशिएंसी वर्क वाला किया, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके पहले जिस स्टूडेंट्स नए हैं पहले सारी थियरी रिकवर कर लो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक पार्ट 5 है, तो सोचो पार्ट 4 तक कितनी सारी थियरी है, जीरो टू लो, इक्विलिब्रियम, शाफ्ट, वर्क, डिफरेंस भी आज मैंने करवा दिए, साथ में एग्जाम्पल भी थोड़े हो गए। तो आई रिक्वेस्ट यू जो पिछले पार्ट से वो सही तरीके से देखो, उसके बाद ही एग्जाम्पल पे जाओ। और एग्जाम्पल करते समय जल्दबाजी मत करना, ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है। फिर से मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों तक ये पहुँचाओ जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जो ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं कर सकते, और चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। अभी मिड सेम अगले सेम में आएगी, जिसमें ये थर्मोडायनेमिक, एफएमएचएम, अप्लाइड मैकेनिक्स के कई सारे एक एक दो चैप्टर हो गए। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि मिड सेम तक आपका अच्छा सा सिलेबस आपका हो जाए, ठीक है, समझ में आया। तो पहले आप ये सब फॉर्मूला अच्छे से करो, लिख के करो, ठीक है, और अपनी कॉपी में खाली उतारा मत मारो, उसको समझो, समझने की कोशिश करो। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।